गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आवाज आ रही है आप सबको मेरी? दीपिका, आवाज आ रही है मेरी? ओके। तो लास्ट अपन ने पढ़ा था ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के बारे में, जो था ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण नियम के कथन थे। ऊर्जा संरक्षण नियम के कथन, पहला कथन ये था कि ऊष्मा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है या रूपांतरित किया जा सकता है। फिर दूसरा ये कथन था कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा जो है वो स्थिर रहती है। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। ये दूसरा कथन पढ़ा था। तीसरा कथन ये था कि विलगित निकाय की कुल आंतरिक ऊर्जा जो है, विलगित निकाय की कुल आंतरिक ऊर्जा निश्चित रहती है। विलगित निकाय की कुल आंतरिक ऊर्जा निश्चित रहती है। और चौथा कथन पढ़ा था अपन ने, हेल्महोल्ट्ज कथन। हेल्महोल्ट्ज कथन के बारे में पढ़ा था, जो यह कहता है कि ऐसी शाश्वत मशीन बनाया जाना असंभव है जो बिना ऊर्जा को लिए कार्य कर सके। ऐसी शाश्वत मशीन बनाया जाना असंभव है जो ऊर्जा को लिए बिना ही कार्य कर सके। उसके बाद में पढ़ा था ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय निरूपण, फ्लॉट का गणितीय निरूपण। जो फ्लॉट का गणितीय निरूपण ये आया था, डी ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का गणितीय निरूपण है। क्यू प्लस डब्ल्यू ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय निरूपण है। अब आज पढ़ते हैं, फिर पढ़ा था कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का ऊष्मागतिकी के प्रक्रमों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो फिर उसमें रुद्धोष्म प्रक्रम पढ़ा था, समआयतनीय प्रक्रम, समदाबीय प्रक्रम पर और समतापीय प्रक्रमों पर ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का प्रभाव पड़ा था अपन ने। फिर आज हम पढ़ते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की कमियां क्या है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की कमियां क्या है? ठीक है। पहली कमी इसकी यह है कि यह ऊर्जा के या ऊष्मा के प्रवाह की दिशा का निर्धारण नहीं कर सकता। यह नियम या यह सिद्धांत ऊष्मा के प्रवाह की दिशा का निर्धारण नहीं किया जा सकता, या यह सिद्धांत ऊष्मा प्रवाह की दिशा का निर्धारण नहीं करता है। यह सिद्धांत या इस सिद्धांत द्वारा ऊष्मा प्रवाह की दिशा का निर्धारण नहीं किया जा सकता, या यह सिद्धांत ऊष्मा प्रवाह की दिशा का निर्धारण नहीं करता है। दूसरा इसकी कमी यह है कि इस सिद्धांत द्वारा यह स्पष्ट किया जाना असंभव है कि क्यों ऊष्मा पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं की जा सकती। इस सिद्धांत द्वारा यह स्पष्ट किया जाना असंभव है कि क्यों ऊष्मा पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं की जा सकती। तो दूसरी इसकी कमी यह है कि इस सिद्धांत द्वारा यह स्पष्ट
यह स्पष्ट किया जाना असंभव है कि क्यों ऊष्मा पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं की जा सकती। कार्य में परिवर्तित क्यों ऊष्मा पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये इसकी दूसरी कमी थी। फिर तीसरी कमी ये कहती है कि तीसरी कमी इस सिद्धांत द्वारा अभिक्रिया के होने की संभावना को निर्धारण नहीं किया जा सकता। अभिक्रिया के होने की संभावना का निर्धारण नहीं किया जा सकता या अभिक्रिया के होने की संभावना को प्रदर्शित नहीं करता है यह सिद्धांत। तीसरी कमी यह है कि यह सिद्धांत अभिक्रिया के होने की संभावना को प्रदर्शित नहीं करता है। अभिक्रिया के होने की संभावना को प्रदर्शित नहीं करता है। अभिक्रिया के होने की संभावना को यह सिद्धांत प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी तीसरी कमी। क्या है इसकी तीसरी कमी कि इस सिद्धांत द्वारा अभिक्रिया के होने की संभावना को प्रदर्शित नहीं किया जाता है। फिर आता है इसकी चौथी कमी। चौथी कमी क्या है? चौथी कमी यह है कि किसी प्रक्रम या अभिक्रिया के स्वतः प्रवर्तिता का निर्धारण इस सिद्धांत द्वारा संभव नहीं है। किसी प्रक्रम या अभिक्रिया के स्वतः प्रवर्तिता का निर्धारण इस सिद्धांत द्वारा संभव नहीं है या इस प्रक्रिया द्वारा या इस नियम द्वारा संभव नहीं है। इस नियम द्वारा संभव नहीं है। क्या है? किसी प्रक्रम या अभिक्रिया के स्वतः प्रवर्तिता का निर्धारण इस नियम द्वारा संभव नहीं है। तो ये हो गई ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की कमियां। अब आता है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग क्या क्या है। प्रथम नियम के अनुप्रयोग क्या है? प्रथम नियम के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग या उपयोग। ठीक है, पहला अनुप्रयोग यह है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का पहला अनुप्रयोग यह है कि यह अभिक्रिया एंथैल्पी परिवर्तन या संपन्न एंथैल्पी का निर्धारण करने में प्रयोग की जाती है। अभिक्रिया एंथैल्पी परिवर्तन तथा संपन्न एंथैल्पी का निर्धारण करने में ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का उपयोग किया जाता है।
और दूसरा इसका अनुप्रयोग है कि बंद ऊर्जा का निर्धारण करने में। तो पहला इसका अनुप्रयोग है अभिक्रिया एंथैल्पी परिवर्तन या संबंध एंथैल्पी का निर्धारण करने में। अभिक्रिया एंथैल्पी परिवर्तन, पहला है अभिक्रिया एंथैल्पी परिवर्तन या संभवन एंथैल्पी का निर्धारण करने में। ठीक है, पहला अनुप्रयोग क्या है कि अभिक्रिया एंथैल्पी परिवर्तन या संभवन एंथैल्पी का निर्धारण करने में। ठीक है, संभवन एंथैल्पी का निर्धारण करने में ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का उपयोग किया जाता है। तो डेल्टा एच नोड अभिक्रिया इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एच नोड एफ प्रोडक्ट माइनस सिग्मा डेल्टा एच नोड एफ रिएक्टेंट। ठीक है, जहां डेल्टा एच नोड एफ क्या है, मानक संभवन एंथैल्पी। क्या है, मानक संभवन एंथैल्पी है। ठीक है, और डेल्टा एच नोड अभिक्रिया, जहां डेल्टा एच नोड एफ क्या है, मानक संभवन एंथैल्पी। ठीक है, अब तत्व की मानक अवस्था की मानक संभवन एंथैल्पी क्या होती है, शून्य होती है। तत्व की मानक अवस्था की मानक संभवन एंथैल्पी क्या होती है, शून्य होती है। तत्व की मानक अवस्था की मानक संभवन एंथैल्पी शून्य होती है। मानक अवस्था की मानक संभवन एंथैल्पी शून्य होती है। ठीक है, अब दूसरा इसका अनुप्रयोग था बंद ऊर्जा का निर्धारण करने में। क्या था दूसरा इसका अनुप्रयोग, बंद ऊर्जा का निर्धारण करने में। बंद ऊर्जा का निर्धारण करने में दूसरा अनुप्रयोग, बंद ऊर्जा का निर्धारण करने में। बंद ऊर्जा का निर्धारण करने में। ठीक है, तो डेल्टा एच नोड अभिक्रिया इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट की माइनस सिग्मा बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये बंद ऊर्जा का निर्धारण करने में ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है एंथैल्पी या अंतर्निहित ऊर्जा। एंथैल्पी या अंतर्निहित ऊर्जा। नेक्स्ट टॉपिक आता है एंथैल्पी।
एंथैल्पी या अंतर्निहित ऊष्मा, ठीक है, एंथैल्पी या एंथैल्पी H या अंतर्निहित ऊर्जा, एंथैल्पी या अंतर्निहित ऊर्जा। तो वह ऊर्जा जिसे ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सके, वह ऊर्जा जिसे ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, वह ऊर्जा या निकाय की वह ऊर्जा जिसे ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है, निकाय की वह ऊर्जा, किसी निकाय की, ऐड कर लेते हैं, निकाय की वह ऊर्जा जिसे ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है, वो कहलाती है एंथैल्पी या अंतर्निहित ऊर्जा, एंथैल्पी या अंतर्निहित ऊर्जा। एंथैल्पी या अंतर्निहित ऊर्जा। अब ऊष्मागतिकी के ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, फ्लॉट से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है? DE इज इक्वल टू Q प्लस W होता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से DE इज इक्वल टू क्या होता है? Q प्लस W, Q प्लस W। इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब W बराबर क्या होता है? W बराबर प्रसार कार्य, बराबर प्रसार कार्य कितना होता है? माइनस पी डीवी, माइनस पी डीवी, माइनस पी इंटू डीवी, ये होता है प्रसार कार्य। तो अब इस W का मान जो है, W का मान समीकरण 1 में रखने पर, W का मान समीकरण 1 में रख दिया तो DE इज इक्वल टू, W का मान रख दिया यहाँ पे Q माइनस PdV, PdV, W का मान रख दिया Q माइनस क्या आया? PdV। अब PdV का इधर पक्षांतरण कर लेते हैं, तो Q बराबर क्या आया? DE प्लस PdV, PdV का यहाँ पक्षांतरण कर लिया तो Q इज इक्वल टू क्या आया? DE प्लस PdV, ठीक है। अब ये Q बराबर आया अपने DE प्लस PdV, इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर 2, इसको लगा लिया समीकरण नंबर 2। अब स्थिर आयतन पर, आयतन क्या है? स्थिर आयतन पर dV बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो dV बराबर अब क्या हो गया? 0 हो गया। तो dV बराबर क्या हो गया? 0। तो Q बराबर क्या आएगा? DE, ये 0 है, dV 0 है तो P भी 0 हो जाएगा। तो Q बराबर क्या आया? DE। स्थिर आयतन पर dV बराबर 0 है तो Q बराबर आया, Q स्थिर आयतन है, QV स्थिर आयतन पर है, QV इज इक्वल टू आया DE। स्थिर आयतन पर
dv बराबर 0 हुआ तो ये पूरा पद 0 होगा, तो qv बराबर क्या आया, de। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि स्थिर आयतन पर निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होती है। स्थिर आयतन पर निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं स्थिर दाब पर। स्थिर दाब पर ये सूत्र है अपने पास U। स्थिर दाब पर क्या होगा, स्थिर दाब पर, पहले स्थिर आयतन पर किया, अब स्थिर दाब पर। स्थिर दाब पर dp बराबर क्या होगा, 0 होगा, dp बराबर 0। तो q बराबर क्या आया, qp इजिकल टू अपने पास क्या आया, q स्थिर दाब पर है तो q के नीचे p होगा। ठीक है, ऊष्मा स्थिर दाब पर, तो qp इजिकल टू क्या आया अपने पास, de प्लस pdv। ठीक है, स्थिर दाब पर dp बराबर 0 है और p क्या है, स्थिर है, तो qp बराबर क्या आया, de प्लस pdv। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ कि स्थिर दाब पर निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा, स्थिर दाब पर निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा, स्थिर दाब पर निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि तथा दाब आयतन कार्य के योग के बराबर होती है। क्या है, स्थिर दाब पर निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के तथा दाब आयतन कार्य के योग के बराबर होती है। दाब आयतन कार्य के योग के बराबर होती है। अब स्थिर दाब पर, एक मिनट, क्या बोला कि स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा, निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा स्थिर दाब पर निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि तथा दाब आयतन कार्य, दाब आयतन कार्य, दाब आयतन कार्य के योग के बराबर होती है, योग के बराबर होती है। ठीक है, अब स्थिर दाब पर और क्या होता है, स्थिर दाब पर ऊष्मा परिवर्तन जो है, स्थिर दाब पर ऊष्मा परिवर्तन आंतरिक ऊर्जा, दाब तथा आयतन फलनों का परिणाम है। स्थिर दाब पर ऊष्मा परिवर्तन जो है, स्थिर दाब पर ऊष्मा परिवर्तन आंतरिक ऊर्जा, दाब और आयतन फलनों का परिणाम है। आयतन फलनों का क्या है, परिणाम है। अतः इसे ऊष्मा परिवर्तन को नए अवस्था फलन एंथैल्पी के रूप में दर्शाते हैं। क्या है कि स्थिर दाब पर ऊष्मा परिवर्तन स्थिर दाब पर ऊष्मा परिवर्तन आंतरिक ऊर्जा, दाब
तथा आयतन फलनों का क्या है, परिणाम है। तथा आयतन फलनों का, आयतन फलनों का परिणाम है। अतः ऊष्मा परिवर्तन को नए अवस्था फलन एंथैल्पी के रूप में दर्शाते हैं। अतः ऊष्मा परिवर्तन को नए अवस्था फलन एंथैल्पी के रूप में दर्शाया जाता है। नए अवस्था फलन एंथैल्पी के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, तो स्थिर दाब पर ऊष्मा परिवर्तन आंतरिक ऊर्जा, दाब तथा आयतन फलनों का परिणाम है। अतः ऊष्मा परिवर्तन को नए अवस्था फलन एंथैल्पी के रूप में दर्शाते हैं। अतः QP इज इक्वल टू DH, QP इज इक्वल टू DH। ठीक है, इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर 3। इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर 3। अतः इससे क्या स्पष्ट होता है कि स्थिर दाब पर निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होता है। क्या है, इससे क्या स्पष्ट होता है, इस समीकरण से क्या स्पष्ट होता है, स्थिर दाब पर, ये क्या है, P है, स्थिर दाब पर निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होती है। एंथैल्पी परिवर्तन की क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब स्थिर दाब पर क्या होता है कि किसी निकाय की अंतर्निहित ऊष्मा या ऊर्जा या एंथैल्पी का पूर्ण मान ज्ञात किया जाना असंभव है। किसी निकाय की अंतर्निहित ऊर्जा या ऊष्मा या एंथैल्पी का पूर्ण मान ज्ञात किया जाना असंभव है। अतः प्रक्रमों के लिए इसे परिवर्तन के रूप में दर्शाया जाता है कि किसी निकाय की अंतर्निहित ऊर्जा या एंथैल्पी का पूर्ण मान ज्ञात किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रक्रमों के लिए इसे परिवर्तन के रूप में दर्शाया जाता है। इसे परिवर्तन के रूप में दर्शाया जाता है। अतः इसे परिवर्तन के रूप में दर्शाया जाता है। अतः DH इज इक्वल टू H2 माइनस H1, DH इज इक्वल टू H2 माइनस H1। ठीक है, तो H2 क्या हुआ यहाँ पे, जहां H2 क्या है, अंतिम अवस्था की आंतरिक ऊर्जा, अंतिम अवस्था की एंथैल्पी, अंतिम अवस्था की
एंथैल्पी, ठीक है। और H1 क्या हुआ, प्रारंभिक अवस्था की एंथैल्पी। H1 क्या है, प्रारंभिक अवस्था की एंथैल्पी, प्रारंभिक अवस्था की एंथैल्पी, प्रारंभिक अवस्था की एंथैल्पी, ठीक है। BH इज इक्वल टू H2 माइनस H1। अब स्थिर दाब पर किसी निकाय द्वारा क्यों ऊष्मा अवशोषित की जाती है, तो किसी निकाय द्वारा स्थिर दाब पर क्यों ऊष्मा अवशोषित की जाती है,